बहुत बहुत शुक्रिया वेद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। वेद सर, क्या लगता है आपको बंगाल में जिस तरीके से ममता बनर्जी की जो हिटलर राज जो इतने सालों से चला रही थी, पूरे 10 साल से उनकी सत्ता थी, और वहाँ पर किस तरीके से हिंदुओं को दबाया गया और बाकी और संप्रदाय वाले लोगों को किस तरीके से उन्होंने हमेशा से शह दी, तो क्या लगता है अब उनकी पार्टी से ही अब जो नेता जितने भी हैं वो आने लगे हैं बीजेपी की तरफ से, तो क्या लगता है कि लोग क्या वहाँ पर बदलाव चाहते हैं, अब भाजपा की सरकार आएगी वहाँ पर? देखिए, निश्चित रूप से बंगाल की जनता ममता बनर्जी के मिस गवर्नेंस से बहुत ज़्यादा परेशान है और उसका ट्रेलर बंगाल की जनता ने आपको 2019 के लोकसभा चुनाव में दिखा दी। और उस भारतीय जनता पार्टी जिसका कोई नाम लेने वाला नहीं था, गिनती के 2 सांसद थे पिछले 2014 के इलेक्शन में, आज वहाँ पर 18 सांसद हैं। आप 18 सांसद के हिसाब से यदि कैलकुलेट करें तो ये बहुत ही इम्प्रेसिव नंबर बनता है वहाँ की विधानसभा के लिए। और उसके बाद से लेकर अभी तक जो है ब्रह्मपुत्र में बहुत पानी निकल चुका है। और रही बात ममता बनर्जी की, ममता बनर्जी ने तुष्टीकरण की सभी हदें पार कर दी। यदि आप पिछले 70 साल के भारतीय राजनीतिक इतिहास को देखेंगे तो ममता बनर्जी ने एक तो मिस गवर्नेंस और ऊपर से तुष्टीकरण के अलावा कुछ नहीं किया। मैं 1 वर्ष का पश्चिम बंगाल का बजट उठाकर देख रहा था, तो जहां मदरसों के लिए 260-265 करोड़ का बजट था, वहां इंडस्ट्री के लिए 242-43 करोड़ का बजट था। जब आपकी प्रायोरिटीज जो है इंडस्ट्री को बढ़ाने से ना हो और आप जो है माँ माटी मानुष की बात करते करते आप मियाँ माल और मदरसों की राजनीति करने लग जाएं, तो निश्चित रूप से उस प्रदेश का बेड़ा गर्क होने से भगवान भी नहीं बचा सकता। ऐसे लोगों के हाथ में आज बंगाल की सत्ता है कि वो सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं। वो सिर्फ और सिर्फ जो बंगाल जो है बांग्लादेश से आए हुए रोहिंग्यास की राजनीति कर रही हैं और उन लोगों को फलाने फुलाने और अपना वोट बैंक बढ़ाने का काम कर रही हैं। उसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर रही हैं। और जिस प्रकार से उनकी पार्टी से बड़े बड़े नेता आज छोड़कर जो है भाजपा का दामन थाम चुके हैं, वो लोग भी समझ चुके हैं कि जो तृणमूल कांग्रेस है वो एक डूबता हुआ नाव है। अब उसमें ना कोई राजनीतिक भविष्य है और ना ही कोई प्रदेश का भविष्य बचा है। आप चाहे मुकुल रॉय को देख लीजिए और अभी शुवेंदु अधिकारी, इतने बड़े नेता माने जाते हैं कि उनका असर जो है लगभग 60 से 65 विधानसभाओं पर पड़ता है कि उन्होंने आज पार्टी छोड़ी और उनको जो है अगले दिन उनकी सुरक्षा को देखते हुए जो है वहां पर उनको Z+ सिक्योरिटी देनी पड़ी। आप सोचिए, जिस प्रदेश के अंदर देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल के अध्यक्ष का कॉन्वॉय सुरक्षित नहीं है, वहां पर हर हफ्ते जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारा जा रहा है और इतनी सारी पॉलिटिकल जो है हत्याएं हो रही हैं। और वो ममता बनर्जी जो है उत्तर प्रदेश से लेकर और तमाम भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के विषयों पर बोलने के लिए पहुंच जाती हैं, पर उनके मन में जो है वो मारे जा रहे लोगों के प्रति जरा भी करुणा, जरा भी ममता, जरा भी संवेदनशीलता नहीं है। तो ममता बनर्जी जो है आज जो है हिटलर शाही का पर्याय बन गई हैं। आज लोग उनको बगदीदी कहकर बुलाते हैं। आप सोचिए कि जो एक साधारण सी दिखने वाली महिला, एक सफेद साड़ी और चप्पल में चलने वाली महिला, आज उसके सर के ऊपर किस प्रकार से सत्ता का जो है घमंड जो है चढ़कर बोल रहा है। और उसने माँ माटी मानुष की बात करने वाली ममता दीदी ने आज जो है मियाँ माल और मदरसे की राजनीति को अपनी प्रायोरिटी बना लिया। ये प्रदेश के लिए बहुत दुखद है। सर जिस तरीके से हमने देखा है, जो उनका सिलेक्टिव नेचर है, जिस तरीके से वो उनको सिर्फ वो एक धर्म को लेकर ही वो ज़्यादा वो है, और वैसे अगर हिंदुओं की बात करें तो वहाँ पर हिंदुओं पर किस तरीके का दबाव भी बनाया जाता है और जय श्री राम तक के जब नारे लगाए जाते हैं तो ममता दीदी को उससे बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो क्या लगता है यही एक क्या मेन रीज़न है उनकी सत्ता जाने का और वहाँ पर कमल खिलने का, क्या लगता है? देखिए, जय श्री राम के नारों से तो जो है कौन घबराता है? जो जिनको बोलते हैं जो नकारात्मक सोच वाले लोग हैं, उन लोगों को जो है भगवान के जय घोष से आपत्ति होती है। और हमने देखा कि किस प्रकार से ममता दीदी जो है जय श्री राम के नारों से चिढ़ती हैं और जो लोग जो है जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं उनके ऊपर पुलिसिया कार्रवाई करती हैं, उनके ऊपर बर्बर कार्रवाइयां करती हैं। और उसके बाद जिस प्रकार से वो बयानबाजी कर रही हैं, किस प्रकार की हताशा में वो बयानबाजी कर रही हैं, वो देखते हुए बन रहा है कि आपको समझ आ रहा है कि जो जनाधार आपके साथ था, जिस सिंगूर और नंदीग्राम के लोगों के कंधों पर चढ़
करके आपने अपना राजनीतिक करियर बनाया। आप आज अपना कैमरा लेकर पहुंचिए सिंगूर और नंदीग्राम में। ममता बनर्जी का भी पिछले हफ्ते वहां पर कोई जो जलसा प्रस्तावित था और वहां के किसानों के विरोध के चक्कर में तृणमूल कांग्रेस को अपना जो है ममता बनर्जी का दौरा स्थगित करना पड़ा। तो जब आप जनता से कट चुके होते हो, जब आपका जनाधार समाप्त हो चुका होता है, तब आपको इस प्रकार के डिसीजन लेने पड़ते हैं और आपको तुष्टीकरण की राजनीति का जो है साथ लेना पड़ता है। तो ममता बनर्जी की पूरी जो राजनीति है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए केंद्रित हो गई है, तुष्टीकरण की राजनीति हो गई है। आज पश्चिम बंगाल के अंदर यदि मुहर्रम के आसपास जो है काली पूजा, दुर्गा पूजा होती है तो दुर्गा का विसर्जन रोक दिया जाता है। आप बताइए, जब आपको देश का संविधान आपको धार्मिक आजादी देता है तो ये कौन सी आजादी है कि एक धर्म वाले को खुश करने के लिए आप देश के जो है बहुसंख्यक लोगों की धार्मिक एक्सप्रेशन, धार्मिक आजादी के ऊपर आप इस प्रकार की तानाशाही दिखाएं। तो आज बंगाल की जनता ने मन बना लिया है कि ये जो हिटलर दीदी है इसका बोरिया बिस्तर बांधने का समय आ गया है। इन्होंने जो है किन लोगों को प्रमोट किया, आप देखिए। आज आप उधर जाइए बंगाल, पश्चिमी बंगाल, उत्तरी बंगाल की तरफ जाइए, वहाँ पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं के घरों में जो है रखे हुए बम जो है, जो कच्चे बम है, वो उनका विस्फोट हो रहा है। और जिस प्रदेश के अंदर पुलिस से लेकर पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन टीएमसी के कैडर की तरह काम कर रहा हो, वहाँ निश्चित रूप से जो है राष्ट्रपति शासन लगाकर वहाँ सेना की निगरानी में जो है चुनाव होने चाहिए। क्योंकि पिछले साल हमने देखा कि वहां पर जो स्थानीय निकाय के चुनाव होने थे, वहां किस प्रकार से लोकतंत्र की बर्बर हत्या की गई। वहां पर टीएमसी के अलावा भाजपा समर्थित लोग जो है अपने पर्चे नहीं भर पा रहे थे, उनको मार दिया जा रहा था। इतनी राजनीतिक हत्याएं, इतनी बर्बरता जो आज पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है, ये निश्चित रूप से ये भारत का लोकतंत्र नहीं हो सकता। और जो है इस देश के अंदर जो है हिटलर शाही की बात कर रहे हैं, जो लोकतंत्र में जो है अभिव्यक्ति की आजादी की बात कर रहे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यदि कोई आदमी बोल जाए तो शाम तक उसके घर पे हमला हो जाता है। जहां पर देश के सबसे बड़े पार्टी का अध्यक्ष सुरक्षित नहीं है, उस प्रदेश के अंदर प्रदेश का भाजपा का अध्यक्ष सुरक्षित नहीं है, उसके अंदर जो एक आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा, ये आपको और हमको, प्रदेश की जनता को विचार करने की आवश्यकता है। हमने वेद सर इसी पॉइंट ऑफ टाइम पर इतने समय में देखा कि किस तरीके से वहाँ पर बार बार लगातार जो भाजपा के कई सारे नेताओं को मरवा दिया जाता है। उसके बाद जो हमारे होम मिनिस्टर है उनकी रैलियों पे पथराव हो जाते हैं, उसके बाद जेपी नड्डा जी की रैली पे भी पथराव हो जाते हैं। तो क्या ये ममता दीदी की बौखलाहट ही है जो अब इस तरीके से बाहर निकल रही है, क्योंकि शायद उनको पता लग चुका है कि उनकी सत्ता जाने वाली है, तो क्या वो इतनी बौखला गई है कि अब वो इस तरीके के हमले करवा रही है? देखिए, हमारे देश के अंदर एक परसेप्शन की राजनीति चलती है। पिछले 70 सालों में इस देश के राजनेताओं ने सिर्फ भावनात्मक राजनीति करी है। 2014 में जब देश की कमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आई, उनके हाथ में देश की सत्ता आई, तो उन्होंने जो है राजनीति के मायने बदलने की कोशिश करी। उन्होंने जो है गवर्नेंस के आधार पर, काम के आधार पर जो है राजनीति करने की जो एक ब्रीडिंग ग्राउंड बनाने की कोशिश करी। 2014 से लेकर 2019 तक 5 सालों में उन्होंने काम करा। साल दर साल उनके मंत्रियों ने और उन्होंने आकर देश की जनता के सामने विभिन्न प्राइवेट चैनलों पर आकर अपना रिपोर्ट कार्ड दिया। और देश के प्रधानमंत्री ने जो है 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने घोषणा पत्र को बताया कि मैंने ये काम किए हैं। और 2019 के घोषणा पत्र को भी उन्होंने इस 1 साल के अंदर अधिकतम काम जो है पूरे करके दिखा दिए। तो जो लोग इस देश के अंदर जो है तुष्टीकरण की राजनीति करके एक संप्रदाय को खुश करना और दूसरे संप्रदाय की छाती पर टेक कर जो है राजनीति करने वाले लोग, उनके लिए उन्होंने एक मुसीबत जो है खड़ी कर दी है। तो आज जरूरत है कि किसी भी सरकार का जो है आकलन उसके काम के ऊपर हो, ना कि तुष्टीकरण के आधार पर। तो आज जो नए जो मानक जो इस देश के अंदर केंद्र की सरकार में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कर दिए गए हैं, निश्चित रूप से पिछले 60-70 सालों में जात पात और ये कभी मुस्लिम कॉम्बिनेशन और सवर्ण कॉम्बिनेशन, दलित मुस्लिम और इस प्रकार की जो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाने वाले लोगों के लिए जो है बहुत मुश्किल हो गई है। इसीलिए ये जो बौखलाहट है, जिस प्रकार से आपने देखा होगा उनकी लैंग्वेज, वो किस प्रकार से नड्डा बड्डा गड्ढा इस प्रकार की बात करते हैं। आप सोचिए, इतने बड़े प्रदेश की मुख्यमंत्री यदि किसी इतने बड़े अध्यक्ष के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं तो ये निश्चित रूप से उनकी बौखलाहट है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया वेद सर।